नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोक प्रशासन के विकास की। इससे पहले हमने लोक प्रशासन व निजी प्रशासन में अंतर, लोक प्रशासन क्या होता है उसके बारे में चर्चाएं कर रखी हैं। तो अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो आप उन्हें जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो प्रशासन, जैसा कि आपको किताब में दिखाई दे रहा होगा कि प्रशासन हमारे जीवन की दैनिक गतिविधियों से संबंध है। आपको कहीं ना कहीं प्रशासन मैनेजमेंट दिख ही जाता हुआ, या तो आप हॉस्पिटल की बात कर लें, स्कूल की बात कर लें, या आप लोक प्रशासन या किसी जिला स्तर पर बात कर लें, जिला प्रशासन की, तो उन सब में आपको लोक प्रशासन कहीं ना कहीं दिखता ही है। तथा इसे एक महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है जिसमें देखा जाता है कि सरकार दक्षता तथा कम लागत के साथ कैसे उत्कृष्ट कार्य कर सकती है। जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत जो सरकार की नीतियाँ होती है उनको प्रशासक क्रियान्वित किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में चर्चा होती है। लोक प्रशासन आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसमें बातें बताई जा रही है कि आधुनिक समाज में किस प्रकार से लोक प्रशासन महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार चाहे कोई सी भी हो, प्रजातांत्रिक हो या फिर लोकतंत्र की हो, या फिर जो राजतंत्र होता है उसमें भी प्रशासन की आवश्यकता होती ही है। जो राजा के मंत्री होते हैं और जो उससे नीचे के पदाधिकारी जो होते हैं वे सब लोक प्रशासन के अंतर्गत ही आते हैं। तो लोक प्रशासन के बिना तो कोई भी शासन चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए लोक प्रशासन आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण मतलब कि इसकी महत्ता बढ़ जाती है। एक गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता। यह भी कहा जा सकता है कि लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन रहा जितना कि सरकार। प्रशासन तथा सरकार परस्पर जुड़े हुए हैं। आपने अगर मौर्य काल एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा हो तो आपको पता हो कि जो मौर्य काल था या फिर उसके बाद के जितने भी राजा महाराजा थे उन सभी में प्रशासन एक प्रकार से मुख्य आधार रहता था शासन चलाने का, जिसमें बहुत से मंत्री इत्यादि होते थे, बहुत से समूह इत्यादि, हर समूह का अपना एक कार्य होता था। वित्तीय और सेना इत्यादि, इन सब में सब कुछ बटा हुआ था। तो ये सब बातें प्रशासन के अंतर्गत ही आ जाती हैं। और प्रशासन और जो सरकार अर्थात शासन, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, अलग नहीं हो सकते कभी भी। एक व्यवस्थित अध्ययन या अकादमिक अनुशासन के रूप में लोक प्रशासन के विकास का प्रारंभ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, जब वुड्रो विल्सन का लेख द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ। तो ये आप इसमें जानकारी के लिए लिख सकते हैं। और ये मतलब जब आप लोक प्रशासन के विकास के चरण बताएंगे तो ऊपर से जैसे गतिविधि के रूप में लोक प्रशासन उतना ही प्राचीन है, ये सब बातें, और फिर एक व्यवस्थित अध्ययन के रूप में कैसे इसका विकास हुआ, ये सब आप बता सकते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन के तौर पे हो जाएगा। तो ये बातें हो चुकी हैं। अब आगे जैसे इसमें बता रखा है लोक प्रशासन के विभिन्न चरण क्या हैं। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि समय के साथ साथ राज्य की गतिविधियों में परिवर्तन आया है तथा साथ ही राज्य के चलाने वाले लोक प्रशासन का स्वरूप भी बदला है। आधुनिक समय में लोक प्रशासन के स्वरूप को राज्य के परिवर्तित सामाजिक आर्थिक संदर्भों में समझा जा सकता है। जैसे जैसे समाज का स्वरूप बदलता गया वैसे वैसे जो लोक प्रशासन की गतिविधियां थी उसमें भी परिवर्तन आता गया। उस समय की ज़रूरतें कुछ और थी, अब की ज़रूरतें कुछ और है। इस प्रकार से लोक प्रशासन में परिवर्तन होता गया, क्योंकि ये एक गतिशील प्रक्रिया है। लोक प्रशासन में सिद्धांत द्वारा दोनों सिद्धांत तथा व्यवहार दोनों सम्मिलित है। लोक प्रशासन के विकास के विभिन्न चरणों में इसके सिद्धांत तथा व्यवहार का अध्ययन किया जा सकता है। इस प्रकार लोक प्रशासन के विकास का विश्लेषण 5 चरणों में किया जा सकता है। जैसे प्रथम चरण आप देख रहे होंगे राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। द्वितीय चरण है प्रशासन के सिद्धांत। इसमें आप चाहें तो सन भी याद रख सकते हैं कि कौन से वर्ष में कौन सा चरण था। तृतीय चरण में था चुनौतियों का युग। लोक प्रशासन के लिए ये चुनौतियों का युग कहलाया। 1938 से 1947 तक चला ये। फिर चतुर्थ चरण में इसका असीमता का संकट था 1948 से 1970। और फिर पंचम चरण में सार्वजनिक नीति परिप्रेक्ष्य 1970 से अब तक।
ये एक क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ चुका है कि एक विषय के रूप में लोक प्रशासन के विकास की विवेचना कीजिए। तो आपको इसमें वर्णन करना है इन सभी जो चरण थे उन सब का वर्णन आपको संक्षेप में बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन के सहित आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों के मध्य राज्य की भूमिका न्यूनतम थी। मुक्त प्रतिस्पर्धा तथा मुक्त बाजार को महत्व दिया गया तथा राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में देखा गया। इन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की गई। लोक प्रशासन के मौलिक सिद्धांत इन प्रारंभिक दिनों में उभरे तथा यह कहा जा सकता है कि यह लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण था। तो इनमें आप देख सकते हैं कि जो राज्य की भूमिका थी वो न्यूनतम थी, मुक्त प्रतिस्पर्धा और मुक्त बाज़ार को महत्व दिया गया। आपको पता हो कि जो 19वीं शताब्दी थी 1800 से लेकर के सन 1900 तक का काल अगर मैं कहूँ तो उसके दौरान आपको पता हो कि जो ब्रिटेन ये सब जो विकसित राष्ट्र अभी कहलाते हैं जैसे ब्रिटेन ये सब फ्रांस, उन सब में जो मुक्त प्रतिस्पर्धा या मुक्त बाज़ार की जो थी प्रणाली थी वो बहुत प्रचलित थी और जो राज्य की सरकार की भूमिका होती थी वो न्यूनतम होती थी। जितने फैसले होते थे वो जो व्यापारी इत्यादि लिया करते थे उन्हीं पर निर्भर करते थे, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा धन कमा कर लाते थे और सरकार को दिया करते थे। इन परिस्थितियों में निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की गई। लोक प्रशासन के मौलिक सिद्धांत इन प्रारंभिक दिनों में उभरे तथा यह कहा जा सकता है कि ये लोक प्रशासन के विकास का पहला चरण था। वहीं 1887 जो अभी मैंने बात करी थी 19वीं जो 1887 में वुड्रो विल्सन का जो लेख प्रकाशित हुआ था द स्टडी ऑफ पब्लिक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ, जैसे लोक प्रशासन का प्रथम लेख माना जाता है। उनका मानना था कि जो वुड्रो विल्सन थे उनका मानना था कि प्रशासन का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए। प्रशासन के वैज्ञानिक अध्ययन से उनका तात्पर्य व्यवस्थित ज्ञान की एक शाखा से था जो प्रशासन के क्षेत्र में सुधार कर सके तथा इस क्षेत्र में कमियों को कम कर सके। मतलब कि तथ्यों पर आधारित सब कुछ होना चाहिए था, तभी यह वैज्ञानिक कहलाता। विल्सन ने राजनीति तथा प्रशासन के मध्य अंतर करते हुए तर्क दिया कि प्रशासन केवल नीतियों के कार्यान्वयन से संबंधित है। मतलब राजनीति जो है वो प्रशासन से बिल्कुल अलग है। राजनीति और प्रशासन अलग अलग है और इनको अलग अलग ही रखना चाहिए। इसलिए जो ये प्रथम चरण है वो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन कहलाया। अब इसमें आता है अतः इस चरण को राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन के रूप में जाना जाता है। वहीं राजनीति का कार्य नीतियां बनाना तथा प्रशासन का कार्य नीतियों को क्रियान्वित करना था। यद्यपि विल्सन का कार्य लोक प्रशासन के विकास में प्रथम पग माना जाता है। जो विल्सन का लेख था द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो क्वार्टरली में प्रकाशित हुआ था वो पहली पहल मानी जा सकती है, जैसे इसमें प्रथम पग लिखा है। परंतु 1900 में फ्रैंक जे गुडनो के लेख पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन के प्रकाशन द्वारा इसे स्वीकृति भी प्रदान की गई। इस लेख में उन्होंने राजनीति तथा प्रशासन को पृथक करने की बात की तथा इसे सरकार के दो पृथक कार्यों के रूप में माना। जहां राजनीति का संबंध राज्य की नीतियों की अभिव्यक्ति से है, वहीं प्रशासन का संबंध इन नीतियों के कार्यान्वयन से है। तो मतलब जो वुड्रो विल्सन थे सिर्फ वो अकेले ही ऐसे व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने से प्रशासन और राजनीति को अलग करने की बात कही। फ्रैंक जे गुडनो भी एक ऐसे ही विद्वान थे जिन्होंने अपने लेख में इन दोनों को अलग करने की बात कही। सन 1920 के दशक में लोक प्रशासन ने एल.डी. वाइट के प्रकाशन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शैक्षिक वैधता प्राप्त करना प्रारंभ किया। इस पुस्तक को इस क्षेत्र की प्रथम पुस्तक के रूप में मान्यता दी गई थी। इस समय लोक प्रशासन का मुख्य सरोकार मूल्य मुक्त विज्ञान पर बल देने के साथ साथ बढ़ी हुई दक्षता के साथ उत्पादन की लागत को कम करना था। इस चरण में राजनीति तथा प्रशासन कार्य को विभाजित किया गया था। राजनीतिक प्रशासन विभाजन के इस चरण में प्रशासन को एक वैचारिक आधार दिया गया था। इस चरण के दौरान सरकार के दो कार्यात्मक क्षेत्र देखे गए, एक प्रशासनिक तथा दूसरा राजनीतिक।
तो ये हमारा प्रथम चरण था जिसमें हमने इन दोनों का मतलब कि जो इसको कहा जाता है राजनीति प्रशासन द्विविभाजन, ये ऐसा क्यों कहा जाता है इसके बारे में चर्चा करी। अब प्रशासन के सिद्धांतों की चर्चा द्वितीय चरण में की गई है, अब हम उस पर बात कर लेते हैं। इस चरण के तहत भी राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन पर बल दिया गया तथा एक मूल्य मुक्त प्रबंधन विज्ञान विकसित करने का प्रयास किया गया। निसंदेह पहले चरण में राजनीति तथा प्रशासन का विभाजन किया गया था, जो दूसरे चरण में भी किया गया था, परंतु पहले चरण में अध्ययन की प्रविधि विधि के स्थान पर वैज्ञानिक थी। जैसे कि इसमें बताया जा रहा है कि जो पहला चरण था उसमें भी इन दोनों के द्विविभाजन की बात की गई थी, लेकिन जो पहले चरण था उसमें वैज्ञानिक आधार पर करने की बात की गई थी, मतलब लेकिन जो दूसरा चरण था उसमें विधिक मतलब कानूनी आधार पर इन दोनों को अलग करने की बात की गई। लोक प्रशासन के सिद्धांत पर W.H. विलोबी की पुस्तक लोक प्रशासन के क्षेत्र में दूसरी पुस्तक के रूप में उभरी, जिसने प्रशासन के वैज्ञानिक सिद्धांतों पर अधिक बल दिया। कहा जाता था कि यदि प्रशासक इन सिद्धांतों को लागू करना सीख ले तो वह अपने कार्य को उत्कृष्ट रूप से कर सकता है। तो इसमें बहुत सारे विद्वान थे, W.H. विलोबी, और आगे भी आप और कई विद्वानों के नाम सुनेंगे जो अपने सिद्धांतों के आधार पर ये कहते हैं कि अगर इन सिद्धांतों को कोई अगर व्यक्ति अच्छा प्रशासक बनना चाहता है तो उसे इन सिद्धांतों का पालन करना पड़ेगा। इस चरण को लोक प्रशासन के कुछ अन्य सिद्धांतों के साथ चिह्नित किया गया था। हेनरी फ्यूल की पुस्तक इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट ने संगठन के विषय में 14 सिद्धांतों की विवेचना की। आगे वाली जो चैप्टर्स आएंगे उसमें आप इन 14 सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे बड़े विस्तार से। और फिर मैरी पार्कर फॉलेट का क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मूनी तथा रैले का प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये मूनी रैली, और फिर जो आपने हेनरी फ्यूल पढ़ा, चेस्टर बर्नार्ड का एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, गुलिक तथा उर्विक का पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। गुलिक और उर्विक का एक सिद्धांत है पोर्टस्कोप, जिसका मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, और फिर ये डायरेक्शन और कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग, बजटिंग। ये जो सिद्धांत है इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा। शॉर्ट नोट के जो है मतलब टॉपिक्स क्या क्या शॉर्ट नोट के ऊपर आ चुके हैं उसकी मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा उसके बारे में विस्तार से। इस चरण में लोक प्रशासन के सभी विचारकों ने वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल दिया। राजनीति प्रशासन के विभाजन के विचार को यथावत रखा गया तथा प्रबंधन के मूल्य मुक्त विज्ञान पर बल दिया गया। इस चरण में कहा गया कि प्रशासन के नियम उपस्थित हैं जिन्हें खोजा तथा बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब नियमों के आधार पर अगर उसका विभाजन होगा तो ज़्यादा सही रहेगा, इत्यादि इसमें बातें कही गई हैं। अर्थव्यवस्था तथा दक्षता को प्रशासनिक प्रणाली के मुख्य उद्देश्यों तथा सिद्धांत के रूप में सम्मिलित किया गया था, जिससे कि कम मूल्यों पर प्रशासन में उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की जा सके। यदि विल्सन को लोक प्रशासन का नेता माना जाता है तो मैक्स वेबर को लोक प्रशासन के विषय पर एक आदर्शवादी माना जाता है। वेबर की आदर्शवादी नौकरशाही किसी भी ये जो मैक्स वेबर की आदर्शवादी नौकरशाही है उसके बारे में भी आप आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो प्लीज़ नहीं कहूँगा मैं कहूँगा कि अगर आपको लेक्चर्स देखने हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगी। और वेबर की आदर्शवादी नौकरशाही किसी भी संगठन की अवधारणा के लिए मौलिक रही है जो मूल्य मुक्त भी है। ऐसा कहा जा सकता है कि वेबर की नौकरशाही अवैयक्तिक तथा तटस्थ है, जिसे तर्कहीन तथा भावनात्मक मूल्यों से दूर रखा गया था। इस चरण में प्रशासन के इन सिद्धांतों ने समझने में सहायता की कि संगठन किस प्रकार कार्य करता है। तो इसमें हमने बात कर ली कि संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, और इसमें जो मैक्स वेबर का नौकरशाही का सिद्धांत था उसमें भावनात्मक और तर्कहीन मूल्यों को दूर रखा गया, और जो तथ्य थे और जो मूल्य होने चाहिए उन मूल्यों के आधार पर उन्होंने जो संगठन था वो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए उसकी बात कही। अब इसमें तृतीय चरण की बात आती है कि 1930 के दशक में राज्य की प्रवृत्ति में परिवर्तन देखा गया जो चुनौतियों का युग कहलाता है।
जिसमें लोक प्रशासन की प्रगति को भी प्रभावित किया गया। निजी क्षेत्र तथा बाजार नागरिकों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रहे, क्योंकि इसमें जो विस्तार हुआ उसमें जनसंख्या इत्यादि का भी प्रभाव पड़ा है। क्यों और जिस प्रकार से उनकी मांगें उठी, तो ये सब जितने भी क्षेत्र थे, निजी क्षेत्र जो पहले से ही जनसंख्या की नागरिकों की मांगों को पूरा कर रहे थे, वे सब विफल रहे। बाजार को राज्य के नियंत्रण में लेना पड़ा। यह आवश्यक समझा गया कि सार्वजनिक प्रबंधन के लिए सेवाओं के प्रति व्यावसायिक दृष्टिकोण रखने वाले कुछ पेशेवर व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र के अंतर्गत आदर्श मूल्यों का जो बल दिया गया, लोकतंत्र के अंतर्गत आदर्श मूल्यों पर बल दिया गया। यह स्वीकार किया गया कि आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक नीतियों का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। लोक सेवकों के कार्य में न केवल कानून तथा व्यवस्था बनाना सम्मिलित, अपितु सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को भी स्वीकार किया गया था कि जो लोक सेवक होते हैं उनका काम केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखना ही नहीं होता, बल्कि उनका सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यहाँ ना तो विभाग ना तो एक दूसरे से अलग होते और ना ही कार्य विभाजित था। इस चरण में यह अनुभव किया गया कि राजनीति और प्रशासन का आपस में संबंध है। मतलब जैसे आपको पहले 2 चरणों में हमने बात करी थी कि राजनीति और प्रशासन को अलग रखने की बात कही गई, लेकिन इसमें कहा गया कि लोक प्रशासन और राजनीति दोनों एक दूसरे से अंतर संबंध रखती हैं। यह अनुभव किया गया कि किसी संगठन में उत्पादकता बढ़ाने के लिए न केवल वैज्ञानिक सिद्धांतों पर बल देना चाहिए, अपितु मानवीय पक्ष पर भी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। वैज्ञानिक प्रबंधन की सीमाओं को प्रकाश में लाया गया, क्योंकि हर किसी की कुछ ना कुछ सीमाएं होती हैं जो एक हद से आगे नहीं बढ़ सकती हैं। तो ये सब बातें थी। तो वैज्ञानिक प्रबंधन की भी कुछ सीमाएं थी। एल्टन मेयो, चेस्टर बर्नार्ड तथा क्रिस अर्गिन्सन आदि विचारकों ने लोक प्रशासन में मानवीय पक्षों पर बल दिया। 1938 में चेस्टर बर्नार्ड की पुस्तक द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव प्रकाशित हुई, जिसमें औपचारिक संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका की विवेचना की गई थी, परंतु लोक प्रशासन पर इसका प्रभाव स्पष्ट नहीं था। परंतु उनके काम ने हर्बर्ट साइमन को प्रभावित किया। साइमन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अभी तक जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, या अगर आप किसी और टीचर से पढ़ रहे होंगे तो उन्होंने भी आपको हर्बर्ट साइमन के बारे में बहुत बातें बताई होंगी। तो साइमन ने 1947 में एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर लिखा। प्रबंधन से संबंधित प्रक्रियाओं को समझने के लिए पेशेवर तथा प्रबंधकों के लिए लिखी गई एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक। इस पुस्तक में साइमन ने प्रशासन के सिद्धांत को नीति वचन कहा है। जो प्रशासन के सिद्धांत जो साइमन ने बताए हैं कि साइमन के अनुसार जो प्रशासन के सिद्धांत होते हैं वो नीति वचन होते हैं। नीति वचन मतलब कहने का मतलब कि एक प्रकार से नीतियाँ किस प्रकार से बनाई जाएं उनके बारे में चर्चा होती है सिद्धांतों में, और जो इनको इन सिद्धांतों के बारे में पता नहीं होगा वो किसी प्रकार की नीति का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं कर पाएगा। इस दौरान यह मान लिया गया कि प्रशासन तथा राजनीति को एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता। फर्ट्स मोस्टनी मार्क्स ने 1946 में एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला खंड तैयार किया, जिसमें उन्होंने प्रशासन तथा राजनीति के विभाजन पर प्रश्न उठाया। अब इसमें जो चुनौतियों का युग था वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। इसी काल से प्रश्न उठाए जाने लग जाते हैं लोक प्रशासन तथा राजनीति के विभाजन पर। राजनीति तथा प्रशासन के विभाजन को चुनौती देने वालों ने लोक प्रशासन के क्षेत्र में बौद्धिक परिवर्तन किए। कहा गया कि लोक प्रशासन जो प्रशासन है कभी भी राजनीति से पृथक नहीं रहा। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे हम प्रशासन के सिद्धांत कह सकें। मतलब ऐसी कोई भी चीज़ है ही नहीं जिसे हम प्रशासन के सिद्धांत कह सकें। प्रशासन के प्रत्येक सिद्धांत के साथ एक विरोधी सिद्धांत उपस्थित होता है, जो इस कारण प्रशासन के सिद्धांत की धारणा प्राय विवादित रहती है। जो हर्बर्ट साइमन थे उन्होंने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने भी प्रशासन के सिद्धांतों पर कई प्रकार के प्रश्न उठाए थे
और उन्होंने एक प्रकार से प्रशासन के सिद्धांतों का मजाक तक बनाया था कि जो प्रशासन है, माफ़ कीजिए मेरे को याद नहीं आ रहा, जो हर्बर्ट साइमन ने इसके ऊपर एक बात कही थी, एक व्यंग्य कसा था, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। तो अगर मुझे आने वाले लेक्चर्स में वो बात याद आती है तो मैं वो बता दूंगा, लेकिन ऐसे कोई महत्वपूर्ण बात नहीं थी वे परीक्षा की दृष्टि से। तो ये हमारा तीसरा चरण था। अब हम इसमें चौथे चरण की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इस चरण में लोक प्रशासन की अवधारणा में परिवर्तन हुआ तथा वैज्ञानिक सिद्धांतों की आलोचना के साथ साथ अनुशासनात्मक अध्ययन तथा विश्लेषण पर बल दिया गया। यह चरण 1947 में साइमन की पुस्तक एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तथा रॉबर्ट डाहल की निबंध साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 3 प्रॉब्लम्स के प्रकाशन से प्रारंभ होता है। साइमन ने न केवल प्रशासन के सिद्धांतों की सीमाओं के विषय में बात की, अपितु लोक प्रशासन के वैज्ञानिक विश्लेषण को भी महत्व दिया। उन्होंने नीति निर्माण के तर्कसंगत सिद्धांत पर बल दिया, जिसमें साधन तथा साध्य के मध्य संबंध पर प्रकाश डाला गया। साधन क्या है? लोक प्रशासन एक साधन है, और साध्य मतलब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है लोक कल्याण। तो इसमें दोनों के मध्य संबंध पर प्रकाश डाला गया। साथ ही उन्होंने लोक प्रशासन के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर वैज्ञानिक विश्लेषण लाने की बात की। इस चरण के मध्य में लोक प्रशासन की मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति तथा समाजशास्त्र से जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इसमें जो लोक प्रशासन था उसको अन्य क्षेत्रों से भी जोड़ने का प्रयास किया गया, क्योंकि जो लोक प्रशासन होता है वो केवल आर्थिक कल्याण अगर करना है हमें तो अर्थव्यवस्था पर जोर देना पड़ेगा, और किस प्रकार से हम सामाजिक बदलाव लाने के लिए भी लोक प्रशासन एक अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि वे जो नीतियाँ बनाता है वे कई प्रकार से कुछ जैसे आरक्षण हो गया या फिर सुविधाएं देना हो गया विकलांग व्यक्तियों को, ये सब सामाजिक व्यवहार के अंदर आ जाती है। तो इन सब क्षेत्रों को जब लोक प्रशासन छूता है तो उनका अध्ययन करना ज़रूरी हो जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लोक प्रशासन एक तटस्थ विषय है, उसका इन सब विषयों से कहीं ना कहीं से संबंध होता ही है। इस चरण में प्रशासन के विकास में 3 महत्वपूर्ण समस्याओं का उल्लेख किया गया। पहली समस्या में यह बताया गया कि विज्ञान मूल्य मुक्त है, जबकि जो मूल्य है वो प्रशासन को प्रभावित करते हैं। दूसरी समस्या कहा गया कि लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास के लिए मानवीय पक्षों का अध्ययन आवश्यक है। क्योंकि लोक प्रशासन तो मानवों के लिए बनाया जा रहा है ना, रोबोट्स के लिए तो नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए हमें मानवीय पक्षों का भी अध्ययन करना आवश्यक है। मानव व्यवहार सभी सामाजिक गतिविधियों तथा अनिश्चितताओं से भरा है, जिसके कारण इसे वैज्ञानिक रूप से जोड़ना असंभव है, वैज्ञानिक रूप से जांचना असंभव है। तीसरी समस्या के अंतर्गत कहा गया कि सीमित राष्ट्रीय एवं ऐतिहासिक संदर्भों में लिए गए उदाहरणों के आधार पर सार्वजनिक सिद्धांतों का पता लगाने की प्रवृत्ति है, जहां प्रशासन के मूलभूत सिद्धांतों की निंदा की गई, तथा कहा गया कि लोक प्रशासन वैज्ञानिक नहीं अपितु मौलिक है, सार्वभौमिक नहीं अपितु राष्ट्र की संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार डाहल द्वारा वर्णित ये समस्याएं प्रशासन विज्ञान के विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये चौथे चरण में ये बातें कही गई। तो और इसका जो पंचम चरण है उसकी हम बात कर लेते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1970 के बाद एशिया, अफ्रीका तथा लैटिन अमेरिका में नए राष्ट्रों का निर्माण हुआ तथा लोक प्रशासन के अध्ययन में नवीन प्रवृत्तियां